बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। पाकिस्तान की सूरत हाल इस टाइम पर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सियासी सूरत हाल की मैं बात कर रही हूँ, और वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उसका जो फ़ैसला है वो पाकिस्तान की अदालतों से आता है। ये हमारी खुशकिस्मती कह लें या ये हमारी बदकिस्मती कह लें। अब आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस की समाअत थी, और समाअत क्या होनी थी, आज तो दस्ती फ़ैसला ही आ गया। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद फ़ैसला कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद आ जाए, लेकिन अदालत ने आज ये काम निपटा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मैं बात कर रही हूँ, और वहाँ पर जिस शख्सियत के केस के हवाले से समाअत हो रही थी वो है मरीम नवाज़ साहिबा और उनके शौहर कैप्टन सफदर साहब। मामला है जी यही एवन फील्ड अपार्टमेंट्स वाला, और जो बड़ी ख़बर है वो ये आई कि मरीम नवाज़ साहिबा को बरी कर दिया गया है, कैप्टन सफदर को बरी कर दिया गया है। ना सिर्फ ये हुआ, आज का दिन मरीम नवाज़ का था। आज मरीम नवाज़ ने और इसहाक डार साहब ने मिठाइयाँ भी खाईं। मरीम नवाज़ साहिबा ने ख़ुद सबको मिठाइयाँ खिलाईं, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हो प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो इसहाक डार साहब हों, ख़ुद भी आज मरीम नवाज़ ने मिठाई खाई। इसके अलावा मरीम नवाज़ आज प्राइम मिनिस्टर हाउस भी गई। जी हाँ, इसके अलावा जब ये सब कुछ हो रहा था, एक और शख्सियत है पाकिस्तान की जो कि अपने आप को बहुत बड़ा लीडर कहते हैं, जिनका नाम है इमरान खान। वो आज फिर कहीं पर जलसा कर रहे थे, बात कर रहे थे, और बात करते करते उस जलसे के अंदर उन्होंने फिर से एनआरओ की गर्दान की। किस बारे में एनआरओ की गर्दान की? भाई इन्हीं बरियत के मामलों में एनआरओ की गर्दान की ना, कि नून लीग को बरियत मिलती चली जा रही है। इमरान खान साहब भी परेशान है कि लीक पे लीक आई जा रही है, और लीक के ज़रिए इमरान खान साहब का जो असल चेहरा है वो लोगों को नज़र आ रहा है या लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ पता क्या है? वो ये है कि नवंबर में, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट तैनाती होनी है, और वो है आर्मी चीफ साहब की। नए आर्मी चीफ जो है वो नवंबर में तैनात हो जाएंगे, और नवंबर के बाद, इस तैनाती के बाद आप देखेंगे कि नवाज शरीफ वापस आएंगे। येस, द रिटर्न ऑफ नवाज शरीफ इज़ गोइंग टू हैपन आफ्टर नवंबर। ये आप लिख करके रख लीजिए कि अब नवाज शरीफ साहब भी जो हैं नवंबर के बाद वापस आ जाएंगे। इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात ना, ये जो इमरान खान साहब जो एनआरओ की गर्दान करते हैं ना, क्योंकि आज का दिन मैंने जैसे कहा कि मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से था, आज एक अच्छा दिन था मरीम नवाज़ के लिए। आज नून लीग के लिए एक बहुत अच्छा दिन था, लेकिन इसमें भी वो रंग में भंग डालने के लिए इमरान खान साहब ने एनआरओ लेकर के आ रहे हैं वापस, एनआरओ लेकर के डील करके वापस आ रहे हैं। वही जो उनकी एक एनआरओ की गर्दान है और डील की गर्दान है वो उन्होंने जारी रखी। तो मैं सबसे पहले इसके ऊपर बात कर दूँ, क्योंकि ये इस कॉन्टेक्स्ट में है जो कि आज सब कुछ अदालत में हुआ। तो ये जो इमरान खान साहब कह रहे हैं ना कि जी ये एनआरओ लेकर के आ रहे हैं वापस, और ये डील के तहत वापसी इनकी हो रही है, तो उसकी हकीकत क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक ये जो केस है एवन फील्ड रेफरेंस के हवाले से जो मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर पे चल रहा था, इसका एक लीगल पहलू है, वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। जिसका ताल्लुक एनआरओ से है कि नहीं है वो आपको साफ पता चल जाएगा। हुआ क्या है कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड रेफरेंस में मरीम नवाज शरीफ और कैप्टन सफदर की जो सज़ा है उसको मुअत्तल किया है। 7 साल की जो कैद की सज़ा है उसको कल अदम करार दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरीम नवाज़ की सज़ा के ख़िलाफ़ उनकी जो अपील है वो मंजूर की है, क्योंकि ये अपील मरीम नवाज़ साहिबा ने की थी, और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी अपील को मंजूर करते हुए उनको इस मुकदमे से बरी किया है। नैब का जो सूरत हाल है इस केस के अंदर वो ये थी, ये लीगल पहलू की हम पहले बात करेंगे। नैब की सूरत हाल ये थी कि जी मेन प्रोसिक्यूटर जो थे नैब के वो आज भी पेश नहीं हुए, मावन वकील थे। आज मैं आपके सामने कोई 6-7 सवाल जो अदालत ने आज उठाए, जिसकी बेस के ऊपर ये फैसला आया 15 मिनट के वक्फे के बाद, वो मैं आपके सामने रखूंगी। फिर आपको पता चलेगा कि वो जो इमरान खान साहब जो झूठ बोल रहे हैं ना, डील के तहत आए हैं और ये एनआरओ के तहत आए हैं, उनको पता चलेगा कि जब आप ये सवाल जो कि जस्टिस आमिर फारूक साहब अदालत में उठा रहे हैं नैब के मौवन वकील से, क्योंकि नैब का जो मेन प्रोसिक्यूटर है वो तो आए नहीं, तो आपको खुद पता चलेगा कि इस सवाल का कोई जवाब नहीं था नैब के पास। सबसे पहले तो ये कि नैब ने अपना मौक़िफ़ चेंज किया। पहले नैब ने ये बोला कि मरीम नवाज़ का जो रोल है वो 2006 से शुरू होता है इन एवन फील्ड्स के अपार्टमेंट्स में। उसके बाद फिर आज ही नैब ने अपना मौक़िफ़ बदला और कहा कि मरीम नवाज़ का रोल 1993 से शुरू होता है। भाई जज साहब ने भी कहा कि आप पहले डिसाइड कर लें, ऐसे थोड़ी होता है, आप पहले डिसाइड कर लें। ये सवाल था जस्टिस आमिर फारूक साहब का। फिर उन्होंने पूछा कि कोई एक सबूत आप ये बता दें जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का हो, जिससे ये पता चले कि वो इन कंपनीज़ के ज़रिए इन जायदादों के मालिक हैं और मरीम नवाज़ का इनसे ताल्लुक़ है। ये वो सवाल है, सिर्फ एक सबूत मांगा था जस्टिस
आमिर फारूक साहब ने आज अदालत में। ये वो सवाल है जो शायद सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं पूछा और इससे पहले कम से कम एहतसाब अदालत के जजेस ने भी ये सवाल नहीं पूछा, लेकिन आज ये सवाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा जिसका नैब के पास कोई जवाब नहीं था। तीसरी चीज़, नवाज शरीफ की मलकियत साबित होगी तो मरियम नवाज के खिलाफ नैब केस बना सकती है, वरना नहीं बना सकती। इतने क्लियर रिमार्क्स भी और सवाल भी ये जस्टिस आमिर पूछ रहे हैं। ये मैं आपको पहले कार्रवाई बता रही हूँ ताकि आप ये खुद सुने और फिर आप ये डिसाइड करें कि ये एनआरओ होता है, क्या इसको एनआरओ कहते हैं, क्या इसको डील कहते हैं। नैब के पास किसी सवाल का जवाब ही नहीं है तो क्यों ट्रायल करे वो किसी भी शख्स का, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो शख्स मरियम नवाज है, वो शख्स नवाज शरीफ की बेटी है, इसलिए उसका ट्रायल होगा ज़बरदस्ती, इसलिए उसको सज़ा मिलेगी। अच्छा आगे सुने, अदालत ये कह रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मान भी लें कि मरियम नवाज शरीफ के लिए जायदादें अपने पास रखती हैं, मगर फिर भी नवाज शरीफ का जायदादों से ताल्लुक़ साबित करना ज़रूरी है। कोई इन्फॉर्मेशन है कि इन फ्लैट्स के मालिक कंपनी में मरियम नवाज किसी तरह शामिल है? नैब के पास कोई जवाब नहीं था। क्या मरियम नवाज आज भी इन फ्लैट्स और कंपनीज़ की बेनिफिशियरी ओनर है? दो कंपनीज़ हैं, नेल्सन एंड नेस्कोल। इन्होंने 1993 और 2006 के दौरान ये फ़्लैट्स लिए, ख़रीदे, मगर क्या ये कोई सबूत है कि शरीफ ख़ानदान के पास ये फ़्लैट्स गए हैं? इसका भी कोई खातिर खा जवाब नहीं मिला। मरियम नवाज़ के बेनिफिशरी ओनर होने का मतलब ये है कि वो जायदादें नवाज शरीफ की हैं? क्वेश्चन मार्क, ये भी सवाल था। नैब ने साबित करना था कि इन जायदादों की मलकियत नवाज शरीफ की है या मरियम नवाज की है, ये नैब ने साबित करना था। ये बताया गया आज नैब को। मुल्जिम अगर मान भी ले तो इस्तिगासा को अपना इल्ज़ाम साबित करना है, यानी बारे सबूत और ये साबित करना, ये नैब की जिम्मेदारी थी कि जी ये जो इल्ज़ाम नैब का मरियम नवाज पर या कैप्टन सफदर पर है वो सही है, ये नैब ने साबित करना था। ये अदालत ने कैटेगोरिकली बताया। और कैप्टन सफदर के हवाले से जो क्लियर कट रिमार्क्स आए हैं कि क्या कैप्टन सफदर को महज गवाह के तौर पर दस्तखत करने की सज़ा दी जा सकती है? क्या नवाज शरीफ को तहकीकात या तफ्तीश के लिए इस केस में कभी गिरफ्तार किया या उनसे बातचीत की? उन्होंने कहा नहीं किया गिरफ्तार। तो अदालत ये वो सारे सवाल हैं, इन सारे सवालों का जब जवाब नहीं मिलेगा तो भाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, ये साकिब निसार की कोर्ट थोड़ी है। अदालत तो झटपट फैसला करेगी ना। ये तो ओपन एंड शट केस है, ये वो ओपन एंड शट केस है जो कि इतने महीनों से, इतने सालों से चलता आ रहा है, लगातार चलता आ रहा है। खैर जी, उसके बाद अदालत ने कहा जी हम फैसला सुनाते हैं। फैसला महफूज हो गया और 15 मिनट के बाद अदालत बैठी और उसने फैसला सुना दिया। और फैसला मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो बरी हो चुकी हैं। अच्छा, अब इस फैसले का मतलब क्या है? मतलब जानने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि मरियम नवाज ने, नून लीग ने इस फैसले का बहुत अच्छा इस्तकबाल किया। बताया था उनके हक़ में फ़ैसला, तो बड़ी खुश थी और उनको उसी वक्त ही नवाज शरीफ साहब जो उनके वालिद हैं, ताहयात कायद है पार्टी के, उनका फ़ोन भी आया वाइल शी वॉज डूइंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस। और फिर उनको ऑब्वियसली शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर है उनका भी फ़ोन आया। साथ ही साथ ठक करके फवाद चौधरी साहब ने ट्वीटें भी मार दी, उनकी ट्वीट चल रही हैं। अब कौम का अगला सवाल ये है कि जज साहिबान हमें बताएं कि लंदन के अरबों रुपए के अपार्टमेंट्स जिनमें शरीफ फैमिली बरसों से रिहाइश पजीर है और जहां जायदाद बच्चे दे रही है, आखिर किसके हैं? मतलब फवाद चौधरी साहब से एक्सपेक्ट किया जा सकता था कि वो ये सवाल करेंगे, हालांकि वो खुद एक कानूनदान है। और जब कानूनी कार्रवाई ऐसी चल रही हो, वो असल में क्या होता है ना कि लोगों को मामू बनाना बहुत आसान है, लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना बहुत आसान है, क्योंकि जो अदालती कार्रवाइयाँ होती हैं वो सिर्फ कोर्ट रिपोर्टर्स को पता होती हैं और या वो कोर्ट रिपोर्टर्स बीपर्स के ज़रिए आवाम को बताते हैं। इस तरह से कैमरे के सामने ये सारी कार्रवाइयाँ नहीं हो रही होती ना, जिस तरह जलसे होते हैं। इसलिए आम लोगों को समझने में मुश्किल आती है, आम लोगों तक ये बात पहुंचती नहीं है। तो आम लोगों तक किसकी बात पहुंचती है? फवाद चौधरी जैसे लोगों की, इमरान खान साहब जैसे जलसों के लोगों की, क्योंकि आसान होते हैं, जलसों में बात कर रहे होते हैं, कौन से कोर्ट रूम के अंदर कैमरा लगा होता है कि बराह रास्त जो कवरेज है वो आवाम तक पहुँचे। तो इसलिए आवाम को इन मामलों में मामू बनाना, बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान होता है, जो कि फवाद चौधरी साहब बना रहे हैं कि अब अदालत हमें बताए कि जी ये जायदादें जो बच्चे दे रही हैं ये आखिर किसकी हैं? जिसकी भी है, लेकिन एटलीस्ट मरियम नवाज की के हवाले से डायरेक्टली जो है आज अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। अब जो दो सवाल उठते हैं बहुत बड़े, एक सवाल ये कि इससे पहले जो साकिब निसार साहब ने इंसाफ के साथ या केसेस के साथ किया, क्या वो ठीक था? क्या उनकी जजमेंट्स के ऊपर सवाल नहीं उठते? जो साकिब निसार साहब ने जिस तरीके से इन तमाम तर मामलात को डील किया, क्या वो ठीक था? या जिस तरह से आज अदालतें इनको डील कर रही हैं और फैसला दे रही हैं, क्या वो ठीक है? ये एक सवाल है, ये एक सवाल है जो कि पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान के वो लोग जो कि अदालती कार्रवाइयों को देख रहे हैं और सियासत को समझते हैं वो पूछेंगे। वो सरापा सवाल हैं, सवाल आज भी उठेंगे।
और सबसे बड़ा सवाल जो इस हवाले से उठता है, बहुत अच्छी बात है कि बरियत होगी मरीम नवाज़ की, इसके बहुत से फ़ायदे होंगे और इमरान खान को इसका बहुत सा नुकसान होगा, वो मैं बताती हूँ आपको आगे। मरीम नवाज़ साहिबा ने मिठाइयाँ भी खा ली और मरीम नवाज़ साहिबा ने मिठाइयाँ बांटी भी, ख़ुद भी खाई मिठाई, लेकिन झूठे केसेस थे। सबको पता था, जो लोग अदालती कार्रवाइयाँ फॉलो कर रहे थे, कि ये केस अल्टीमेटली ख़त्म ही होना है। लेकिन जिस अजियत से शरीफ ख़ानदान गुजरा, क्या उसकी भरपाई हो पाएगी? जिस अजियत से मरीम नवाज़ गुजरी, क्या उसकी भरपाई हो पाएगी? किसी के ख्वाब ख़त्म कर देना, किसी के ख्वाब कुचल देना, किसी का करियर कुचल देना, क्या ये ज़्यादती नहीं है? क्या ये किसी क्राइम के ज़ुमरे में नहीं आता? वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सिसिलियन माफिया से लेकर के गॉड फादर से इक़्तिबासात, एक और ये डार्क लॉर्ड डिक्शनरी वाले जो अल्फाज हैं, ये तक इस शरीफ फैमिली ने सुने। क्या इसकी भरपाई हो पाएगी? क्योंकि बेशक मरीम नवाज़ का ताल्लुक़ उस ख़ानदान से है, लेकिन वो पाकिस्तान की एक शहरी हैं, उनके भी वही हकूक़ हैं जो कि एक आम पाकिस्तानी शहरी के होते हैं। और ये बातें मैं सिर्फ आपसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि 2018 का जो इलेक्शन है उसने इसके ऊपर असरअंदाज किया। क्योंकि जब 2018 का इंतखाब हुआ तो नवाज़ शरीफ डिसक्वालीफाइड थे, मरीम नवाज़ डिसक्वालीफाइड थी, उनको सज़ाएँ सुनाई जा चुकी थी, उनके ऊपर केसेस चल रहे थे और सिर्फ इमरान खान के लिए एक फील्ड थी जिसके अंदर वो तनहा लड़ रहे थे और अकेले लड़ रहे थे, अपने आप से ही लड़ रहे थे। अपने आप से भी मतलब उन्होंने क्या लड़ना है, मतलब सिर्फ उनके लिए एक फील्ड तैयार की गई थी। इसलिए ये सवाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए ये सवाल आज नवाज़ शरीफ भी कर रहे थे। जब उन तक ये खबर पहुंची तो नवाज़ शरीफ ने भी ये कहा कि खुदा ने झूठों को आज बेनकाब किया है। 2018 के इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोकने के लिए उजलत में सज़ा सुनाई गई। ये चाहते थे मैं सज़ा सुनकर पाकिस्तान ना आऊँ, बीमार बीवी को छोड़कर बेटी के हमरा गिरफ्तारी देने पाकिस्तान पहुँचा था। इसीलिए आज नवाज़ शरीफ सरापाए सवाल है और इसीलिए वो कौम भी सरापाए सवाल है। क्या आपको नहीं लगता कि जो 2018 का इंतखाब है, अगर नवाज़ शरीफ डिसक्वालीफाई नहीं होते और अगर मरीम डिसक्वालीफाई नहीं होती तो किसी और तरह होता? ऑफ कोर्स किसी और तरह होता, मुकाबला होता, टक्कर का मुकाबला होता, तगड़ा मुकाबला होता। खैर, वापस आते हैं आज की बात पर। और आज की बात यह है कि मरीम नवाज़ साहिबा को ना सिर्फ बरियत मिली है बल्कि उनकी डिसक्वालिफिकेशन इस केस में ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। मरीम नवाज़ की डिसक्वालिफिकेशन भी ख़त्म हो गई इस मामले के अंदर और पासपोर्ट वाला मामला तो ऑलरेडी उनका चल रहा था, उसका नैब ने ऑलरेडी लिख कर दे दिया। वो नैब जो कि पता नहीं मरीम नवाज़ को गिरफ्तार 2 दफ़ा किया, करना भी चाहता है आगे भी, उसने फ़ौरन कहा नहीं जी आप दे दे पासपोर्ट, हमें कोई इतराज़ नहीं है। तो पासपोर्ट तो उनको मिल जाना है। तो अब क्या क्या होगा, मरीम नवाज़ को क्या क्या फ़ायदे होंगे? मरीम नवाज़ इलेक्शन लड़ सकती हैं। जी हाँ, वो मरीम नवाज़ जिसको ये रोकना चाहते थे और जिसके बारे में मरीम नवाज़ ने एक दफ़ा नारा भी लगाया था कि रोक सको तो रोक लो, आज मरीम नवाज़ फिर से वो नारा लगा रही है कि रोक सको तो रोक लो, क्योंकि वो अब पार्लियामेंट्री सियासत में एंटर करेंगी। वो एलिजिबल हैं पार्लिमानी सियासत के लिए। आप बहुत जल्द देखेंगे कि मरीम नवाज़ MNA या MPA का इलेक्शन लड़ेंगी। बल्कि चले मैं आपको एक इंसाइट दे देती हूँ। कुछ पता नहीं है कि आने वाले दिनों के अंदर पंजाब के अंदर एक तब्दीली की जो कोशिश की जा रही है, जिसका इंदिया ख्वाजा आसिफ साहब भी हमें बता रहे हैं कि पंजाब में तब्दीली की कोशिश के सवाल पर उनसे जब सवाल किया जाता है तो वो ये कहते हैं कि हम इस पोजीशन में हो जाएंगे, कोशिश है और जारी रहेगी कि वो पंजाब में किसी तरह से तब्दीली लाई जाए। तो पंजाब में तब्दीली का रास्ता भी मरीम नवाज़ के थ्रू होता हुआ जाता है। क्या पता, यू नेवर नो, कि वो MPA का इलेक्शन लड़े और उसके बाद वो पंजाब की पहली खातून चीफ मिनिस्टर बने। मरीम नवाज़ MNA का इलेक्शन लड़ सकती हैं। यानी कि गर्ज ये है कि मरीम नवाज़ को अनकरीब आप पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में देखेंगे। दूसरी चीज़ ये कि मरीम नवाज़ को पासपोर्ट भी मिल जाएगा, वो बाहर भी जा सकती हैं, वो बाहर भी जाएंगी। तीसरी चीज़ ये कि आज मरीम नवाज़ जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर हाउस गई, वहाँ जाकर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को मिठाई खिलाई, वहाँ जाकर उन्होंने वज़ीर ख़जाना को मिठाई खिलाई, एक खुशी का माहौल था और ख़ुद भी मिठाई खाई, खुद भी खाई और दूसरों को भी खिलाई। ये भी सिंबॉलिक है क्योंकि वो बहुत जल्दी इन्हीं ऐवानों में नज़र आएंगे और जब वो इन ऐवानों में नज़र आएंगी ना मरीम नवाज़ साहिबा, तो तब इमरान खान साहब के जो हवास है ना वो और ख़राब हो जाएंगे। और जब वो इन ऐवानों में नज़र आएंगी तो तभी इमरान खान साहब के होश उड़ जाएंगे। तब इमरान खान साहब को पता लगेगा कि उन्होंने अपने साथ क्या किया है। एक और चीज़ जो इस हवाले से होगी
एक तो ये कि जी जो इसहाक डार साहब पहले आते हैं, उसके बाद अब जाहिर सी बात है उन्होंने सेनेटरशिप का ओथ भी ले लिया है, वजारत ख़जाना भी उन्होंने संभाल ली है, डॉलर भी कुछ ज़रा कंट्रोल में नज़र आ रहा है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही है। मरियम नवाज़ का इतना बड़ा फ़ैसला आया है, तो अब नवाज़ शरीफ साहब भी पाकिस्तान वापस आएंगे। खैर उन्होंने पहले भी आना था, लेकिन अब तो वो नवंबर के बाद किसी भी वक्त पाकिस्तान आ जाएंगे। नवंबर में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली आर्मी चीफ की तैनाती होनी है, और ये वो मामला है जो कि वो शहबाज शरीफ साहब के थ्रू कराना चाहते हैं, क्योंकि एज अ प्राइम मिनिस्टर ये शहबाज शरीफ साहब की सवाबदीद है। एज अ प्राइम मिनिस्टर ये उनका प्रोरोगेटिव है कि वो आर्मी चीफ को लगाएं। तो इसलिए जैसे ही आर्मी चीफ की तैनाती हो जाएगी, नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, और क्योंकि उनको सरेंडर करना है तो नवाज शरीफ अदालत को सरेंडर करने के लिए भी तैयार हैं। वापस आएंगे, सरेंडर करेंगे, और फिर उसके बाद अपनी डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर जो केस है वो लड़ेंगे। तो नवाज शरीफ इज़ कमिंग बैक गाइस, नवाज शरीफ इज़ कमिंग बैक। मरियम नवाज़ साहिबा के पास अब क्या क्या ऑप्शंस हैं? मरियम नवाज़ साहिबा के पास एक तो मैंने आपको चीज़ बता दी है कि वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बिल्कुल अनकरीब एक्टिव होंगी। MPA का इलेक्शन वो लड़ सकती हैं, और डायरेक्ट पंजाब की चीफ़ मिनिस्टर के लिए वो कंटेस्ट कर सकती हैं, बिल्कुल बन सकती हैं पंजाब की चीफ़ मिनिस्टर। और अगर वो पंजाब की चीफ़ मिनिस्टर बनती हैं तो पाकिस्तान की तारीख़ में पहली खातून CM होंगी। वो पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़े सूबे की खातून CM होंगी। दूसरा, वो MNA बन सकती हैं और कोई तगड़ी वजारत ले सकती हैं। उनको एक वजारत असाइन की जा सकती है, लेट इट बी डिफेंस मिनिस्ट्री प्रॉबली, और कोई एक बड़ी मिनिस्ट्री लेकर के उसको वो संभाल सकती हैं। गर्ज ये कि मरियम नवाज़ इज़ अनस्टॉपेबल। इस वीलॉग को इसी पे ख़त्म करते हैं, अगले वीलॉग में आपसे मुलाकात करेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा।